पहला ही प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है। प्रश्न का जवाब ढूंढने का प्रयास कीजिए। पहला प्रश्न आपके सामने है, अभिप्रेरणा सामान्य क्रियाकलापों का प्रभाव है जो प्राणी के व्यवहार को इंगित और निर्देशित करता है। व्यवहार को क्या करता है? इंगित और निर्देशित करता है। ये आपको ध्यान रखना है। व्यवहार, ये थोड़ा सा पेन का साइज बढ़ा लेते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। व्यवहार शब्द है, सीधा सा अर्थ है। ये परिभाषा किसकी है? ये परिभाषा यहां से पूछ रहा है। ये जब तक आप इसका उत्तर दोगे तब तक मैं आपको बता दूं कि आगे जो स्किनर की बात होगी, स्किनर ने अभिप्रेरणा को अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग कहा है। यह परिभाषा बहुत बार पेपरों में पूछी जाती है, तो ये दूसरी परिभाषा भी आप याद करने का प्रयास करेंगे। तो यानी स्किनर ने क्या कहा था कि अभिप्रेरणा ही अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। हाँ जी, इस प्रश्न का उत्तर चलो शुरू हो गया है, तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले इसका उत्तर करें बात, तो ये जॉनसन ने कही थी। क्या कही थी? कि नॉर्मल जो क्रियाकलाप है उसका प्रभाव जो होता है, अभिप्रेरणा सामान्य है, तो अभिप्रेरणा क्या करती है? व्यक्ति को उत्तेजित कर देती है। व्यक्ति की उत्तेजित दशा ही अभिप्रेरणा है। अभिप्रेरणा हम बाह्य प्रेरक के रूप में हो सकते हैं किसी को देखकर, या हम आंतरिक रूप से भी मोटिवेट हो सकते हैं, अभिप्रेरित हो सकते हैं, जागृत हो सकते हैं। तो ध्यान रखना, सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन सा होगा? जो व्यक्ति खुद अंतर्निहित यानी खुद जाग जाए। आंतरिक अभिप्रेरणा सबसे ज्यादा प्रबल होती है। ये बात यहाँ अभिप्रेरणा के संदर्भ में हम पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपके डिस्प्ले पर ये रहा है आपके सामने। चलिएगा, दूसरा प्रश्न है, निम्न में से किसका कोई जैविकीय आधार नहीं है? प्रश्न को गौर कर लीजिएगा, यहाँ पर नहीं दिया है और वो जैविकीय आधार पूछ रहा है। तो उसने ऑप्शन आपके सामने रखा है, भूख है, प्यास है, काम है या संबंधन है। तो यहां पर आपके सामने कौन सा इसका राइट आंसर होगा? तो भाई प्रश्न गणित करके उत्तरों को डिलीट मत किया करो, कोई बात नहीं। हाँ जी, चलिएगा 2 नंबर प्रश्न का आंसर देने का प्रयास करें सभी। फटाफट आंसर दे भाई। बिल्कुल, आज आपके उत्तर सही आ रहे हैं लगभग। हाँ जी, बिल्कुल 2 नंबर का आंसर सभी का सही आया। बहुत ही बढ़िया बात है, मतलब आपने इस टॉपिक को पढ़ा है। पहले बता देता हूं बेटा, जैविकीय कारक क्या होते हैं? यानी वे चीजें जो जन्मजात हैं, यानी वे प्रेरक जो आपके जन्मजात हैं। तो जन्मजात प्रेरकों की बात करें तो क्या क्या चीजें हैं? एक आपका भूख होती है, ये आपको जागृत करती है। एक आपकी प्यास होती है, भूख, प्यास, नींद, काम, सेक्स जिसे बोलते हैं, क्रोध, ठीक है। एक आपका मलमूत्र त्याग, मलमूत्र त्याग। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये आपके जन्मजात हैं। दूसरे की बात करें, वो वातावरणीय कह सकता है, आपको अर्जित कह सकता है। तो यहां मैंने आपको ये बताया है, भूख है, प्यास है, काम है और समंदर नहीं है। तो नहीं की बात कर रहा है, तो नहीं में आपको ध्यान रखना है, समंदर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 3 नंबर, निम्न में से कौन सा उदाहरण अर्जित प्रेरक का है? अभी करवाया है, अगर आप इसमें से बढ़िया तरीके से ढूंढ लोगे तो मुझे बता दीजिएगा। इस प्रश्न का आंसर सभी देने का प्रयास करेंगे। तो यहां से वो अर्जित प्रेरक की बात कर रहा है, जैविकीय प्रेरक की बात नहीं कर रहा है।
नहीं, तबीयत नहीं, वो वैसे ही कोई तबीयत अपनी खराब होती नहीं। हाँ, हम हमेशा सकारात्मक सोचते हैं, इसीलिए कभी तबीयत हमारी खराब नहीं होती। बिल्कुल तबीयत खराब नहीं है, वैसे ही दिक्कत है। चलिएगा, बिल्कुल 3 नंबर का भूख है, ये जैविकीय है, ये भी जैविकीय है, ये विश्राम भी जैविकीय है। रुचि जो होती है ये अर्जित होती है, रुचि जो होती है ये आपकी अर्जित होती है। तो इसका 2 नंबर 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्नों को थोड़ा सा ही समझने की आवश्यकता है, क्योंकि टॉपिक मैंने क्लियर कर दिया। निम्न में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है, पूछ रहा है, यानी अब वो आपसे अर्जित प्रेरक की बात कर रहा है। नंबर 4 तो देख लेते हैं। बिल्कुल नींद जो है, प्यास है, भूख है, आपका काम है, मलमूत्र त्याग है, मलमूत्र त्याग, ये सब क्या है, आपके जन्मजात प्रेरक हैं। परंतु उपलब्धि जो प्रेरक होता है, ये ध्यान रखिएगा, ये आपका अर्जित होता है। बिल्कुल इसका 1 नंबर राइट आंसर है। सभी ने अच्छा आंसर दिया है, कोई दिक्कत नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणा का संघटक नहीं है, बहुत बढ़िया बात है। अब ये प्रश्न आप वो ही कर सकता है। वैसे अगर बात करें मोटिवेशन की या अभिप्रेरणा की, तो अभिप्रेरणा के अंदर 3 तत्वों को महत्वपूर्णता दी गई है। 3 तत्व कौन कौन से हैं, तो ध्यान रखिएगा। सबसे पहले एन आता है, एन का अर्थ है नीड्स। क्या है, नीड्स, जिसे हिंदी में हम बोलेंगे आवश्यकता। फिर आपका डी आता है, डी का अर्थ होता है ड्राइव। ठीक है, ड्राइव को हम हिंदी में चालक भी बोलते हैं, अंतर्नोद भी बोलते हैं, अर्थात आपका ये हो गया। फिर आता है आई, आई से याद रखना है इंसेंटिव। क्या याद रखना है, इंसेंटिव, अर्थात इसे हम क्या बोलते हैं, प्रोत्साहन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोत्साहन बोलते हैं। तो ध्यान रखना, प्रोत्साहन आपका आई से हो गया। ये 3 बताए गए हैं, एन प्लस डी प्लस आई, अर्थात ये हो जाएगा मोटिव। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, ये 3 ही है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक चौथा तत्व भी बताया गया है, एक विद्वान हुए देसी महोदय। 3 तत्व तो वो है, चौथा तत्व जो बताया था कॉन्जेक्टिव बताया था, अर्थात बात करें तो कॉन्जेक्टिव की बात करें तो यहाँ संज्ञान की बात करें तो चौथा तत्व देसी महोदय ने संज्ञान जोड़ा था, किसमें, आपकी अभिप्रेरणा में। ये प्रश्न आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो इसका उत्तर आप सभी को मिल गया है, क्योंकि इसका उत्तर 3 नंबर होगा। अनुमान कोई चीज नहीं होती, यह आपको ध्यान रखना है। चलिएगा, टॉपिक पूरा का पूरा रिवीजन हो रहा है। ये सिद्धांत का प्रेरणा प्रबंधन का सिद्धांत, ये मैंने आपको कल ही बताया था। इसे हम बोलते हैं चालक न्यूनता का सिद्धांत। चालक न्यूनता का सिद्धांत क्या कहता है, चालक न्यूनता का सिद्धांत ये कहता है कि चालक जो होता है, ड्राइव जो होता है, अंतर्नोद होता है, वो उसी समय तक कार्य करेगा जब तक आपको उद्दीपक की प्राप्ति नहीं हो जाए। तो जैसे उद्दीपक थोड़ा सा आपको मिलेगा, आपका पुनः जो आपका चालक है आपको कार्य करने के लिए विवश कर रहा है, वो डाउन आ जाएगा। तो यहां से अगर इसकी बात करें तो ये सिद्धांत देने वाले कौन थे भाई, ये सिद्धांत देने वाले हल थे। बिल्कुल, ये सिद्धांत किसका है, हल का है। आज बहुत ही बढ़िया, सभी के बहुत बढ़िया आंसर आ रहे हैं। इन क्वेश्चन के अलावा कुछ नहीं देखें क्या साइकोलॉजी में, क्या सर मैं तो कहूंगा मत देखो, फिर मेरे कहने से कर लोगे क्या, नहीं। इन टॉपिकों को मैं दे रहा हूं, इनको पहले पढ़ो, फिर आपको ये आपको सीरीज देखनी है, ताकि आपको पहले मैं दिल्ली देके जाता हूं, फिर कहां दिक्कत आ रही है। तो इन टॉपिकों को रिवीजन जरूरी है भाई। अभी आपके पास 1 महीना पड़ा है, इनको रगड़ दो, अच्छी तरह से घोट दो इनको। अभिप्रेरणा चक्र के सही क्रम का चयन कीजिए। बहुत बढ़िया प्रश्न है, अभी मैं समझा के गया हूं, बता दीजिएगा यहां से आपका किस किस का उत्तर सही हुआ है।
मैंने अभी बता के गया हूं, अगर ये प्रश्न अभी भी गलत करोगे तो करोगे। सूत्र मैंने आपको बताया था N+D+I बराबर मोटिव, अभी बता के गया था। तो ये अगर आप इस तीनों को मिला लोगे तो आपका उत्तर सही हो जाएगा। ये 13वीं क्लास है बेटा, विजय कुमारी 13वीं क्लास है बेटा ये। तो n का आता है आवश्यकता, 2 में आवश्यकता है, मतलब ये 2 तो कट हो गए, ये तो गलत हो गए। n का नीड्स होता है, नीड्स आ गई ये भी। फिर d का ड्राइव होता है, ये रहा ये रहा। i का इंसेंटिव यानी प्रोत्साहन होता है, यानी ये कट हो गया। और लास्ट में पुरस्कार यानी उद्दीपक मिलता है। तो इसका 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा भाई। इसका कितना नंबर है? 3 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से कौन से प्रेरकों का वर्गीकरण गेरेट द्वारा किया गया? ऑफलाइन बच्चे अगर इस प्रश्न का उत्तर गलत करेंगे तो फिर करेंगे, उन्हें इतने गजब तरीके से बताया था मैंने, अगर एक भी चीज याद है तो फिर वो याद कर जाएंगे इनको। मैंने कहा था रीट में अगर अच्छे नंबर नहीं बने तो समाज आपको दुत्कार देगा, समाज आपको क्या कर देगा? दुत्कार देगा। अगर ये तीनों चीजें आपको यहाँ मिल रही हैं वही उसका उत्तर है। याद आया क्या कि रेट आपको कहाँ पूछने हैं? समाज में आपको रेट पूछने हैं। इन्होंने 3 चरण बताए थे। पहला इन्होंने बताया था सामाजिक, मैं से मनोवैज्ञानिक, जैसे जन्मजात या जैविक। तो यहाँ देख लेते हैं, जन्मजात है, स्वाभाविक है, स्वाभाविक तो होता ही नहीं बताया, गलत हो गया। कृत्रिम नहीं बताया, मनोवैज्ञानिक आ गया, सामाजिक आ गया, स्वाभाविक आ गया, नहीं, 2 बार नहीं। तो फिर एक ही ऑप्शन बचा, दैहिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक। तो ये अगर इतना याद है ना तो भी आप यहां तक पहुंच सकते थे। तो याद रखना, ख से समाज होता है, सामाजिक हो जाएगा, मां से मनोवैज्ञानिक हो जाएगा, और जैसे आपका जन्मजात या दैहिक जिसे बोला जाता है वो हो जाएगा। ये 3 ही बताए थे किसने? गेरिट ने। और ट्रिक बताई थी कि समाज में जो आपका गेरिट मौद्य है, कविता बेटा तो खुद देख है कि जन्मजात और स्वाभाविक में कहां फर्क है। जन्मजात कह दूं चाहे मैं उसे स्वाभाविक कह दूं, बात तो एक ही है ना। तो याद रखा करो कि आपको रीट में समाज को दिखाना है कि हम इस योग्य हैं। ट्रिक याद नहीं है ना ऑफलाइन वाले बच्चों, तुम्हारा क्या करें ना। एक अध्यापक को निम्न में से किस कथन से सहमत होना चाहिए? बहुत बढ़िया प्रश्न है। देख लेते हैं इसका आंसर। आंतरिक अभिप्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाह्य या संतोषजनक परिणाम का अनुभव करने के लिए कार्य करते हैं। सबसे ज्यादा सहमत की बात कराना, ठीक है। बाह्य अभिप्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाह्य पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं, ठीक है। बाह्य पुरस्कार से स्थायी व्यवहार परिवर्तन होता है? नहीं होता, गलत बात। आंतरिक, ठीक है, स्थायी परिवर्तन नहीं होगा बाह्य से। बाह्य पुरस्कार आंतरिक अभिप्रेरणा प्रदान करते हैं। तो सबसे बेस्ट क्या पूछ रहा है? निम्न में से एक अध्यापक को कौन से कथन पे सहमत होना है? आंतरिक अभिप्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाह्य संतोषजनक परिणाम का अनुभव। तो आंतरिक बाह्य से नहीं होती, आंतरिक आदमी अंदर से होता है। तो बाह्य अभिप्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाह्य पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कार्य करता है। बिल्कुल, बाह्य अभिप्रेरणा ये सबसे बेस्ट है। कि आपको कहा कि साइकिल मिलेगी आपको तो आप उस कार्य करने लग गए, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कि आपको कहा कि आपने पेपर में अगर अच्छे अंक लेकर आए तो आपको बाइक दिला देंगे। आप उस प्रेरक को प्राप्त करने के लिए, उस पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए बाह्य अभिप्रेरणा आपको प्राप्त हुई और आपने अधिगम की गति को बढ़ा दिया। अध्यापक यही चाहता है कि आपको साल के अंत में गिफ्ट सम्मानित किया जाएगा ताकि बच्चों का विकास जल्दी से जल्दी हो। तो इसका 2 नंबर राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिएगा, यहाँ बेस्ट चुनना था, ये कह रहा है अभिप्रेरणा वर्णित होती है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। अभिप्रेरणा कहाँ वर्णित होती है ये पूछना चाह रहा है वो।
ज्ञानात्मक जागृति द्वारा, भावनात्मक जागृति द्वारा, दोनों ए व बी, और इनमें से कोई नहीं। बताइएगा 10 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। हाँ, नींद में नहीं रहना, हो सकता है मुझे नींद आ जाए, हो सकता है तो नींद में तुम मत रहो, तुम जाग जाओ भाई। हाँ, प्रश्नों को थोड़ा सा समझ लिया करो, बिल्कुल देख लेते हैं, हो सकता है ये प्रश्न आप जिस वे में जाए वहां गलत हो जाए। अभिप्रेरणा कहाँ वर्णित होती है, तो ध्यान रखना, अभिप्रेरणा आपके ज्ञान का प्रदर्शन करती है और आप कितने मोटिवेट हैं और किस भावों से जुड़े हैं, इन दोनों को करेगी। यानी फीलिंग्स के साथ भी अभिप्रेरणा जुड़ी हुई है और आपका ज्ञान जो है उसके साथ भी मोटिवेशन काम करता है। इसके ध्यान रखिएगा, इसका 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, 3 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है देख लेते हैं। कक्षा में अभिप्रेरणात्मक सिद्धांतों का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया बात है। और कहाँ किया जा सकता है ये पूछना चाह रहा है। उपलब्धि प्रेरणा की वृद्धि हेतु, तनाव कम करने हेतु, या उच्च स्तरीय स्पर्धा टालने हेतु, या उपयुक्त में सभी हैं। 11 नंबर का राइट आंसर आप देंगे कि जो उपलब्धि आपकी अभिप्रेरणा है, या कक्षा में आप कभी भी मोटिवेशन का जो काम करते हैं या मोटिवेशन के जितने भी सिद्धांत हम अपनाते हैं, तो उनमें आपको सबसे ज्यादा कामगर कहाँ सिद्ध होता है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, चलिएगा बताइएगा। 11 नंबर का उत्तर बिल्कुल गलत आना प्रारंभ हो गया है, बहुत ही गलत उत्तर दे रहे हो, समझने का प्रयास ही नहीं कर रहे प्रश्नों को, और सामने आ गया बस कर दिया। प्रश्न को समझो फिर प्रश्न को करना चाहिए। देखो पहले क्या कह रहा है, कक्षा में अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत का उपयोग क्यों किया जाता है। आप एक टीचर हो, ये लो, और आपके सामने कक्षा बैठी है और आप यहाँ पर इन बालकों के सामने कोई मोटिवेशन यानी मोटिवेट कर रहे हो, तो किस लिए कर रहे हो रहा है, तनाव कम करने के लिए कर रहे हो क्या। ठीक है, उपलब्धि प्रेरणा में वृद्धि हेतु कर रहे हो क्या, बिल्कुल कर रहे हैं, ताकि इन बालकों में ग्रोथिंग हो, ये बालक ज्यादा पढ़ना प्रारंभ करें। एक बात होगी, उच्च स्तरीय स्पर्धा टालने के लिए कभी नहीं किया जाता, उच्च स्पर्धीय। तो ये प्रश्न अगर यहां से गलत हो रहा था तो फिर सभी तो हो ही नहीं सकता। इतना तो कंफ्यूज मत हुआ करो कि उच्च स्तरीय स्पर्धा में तो जाना चाहिए, बच्चे को ज्यादा से ज्यादा भाग लेना चाहिए, और ये कह रहा है टालने के लिए कि आप कभी कंपटीशन की तैयारी मत करो, आप घर पे बैठ के पेपर दो, किसी ग्रुप में मत दो। तो ध्यान रखना, या ये नहीं हो सकता। सबसे बेस्ट उत्तर है उपलब्धि प्रेरणा। पिछला रिजल्ट अध्यापक बताता है कि बेटा इसका इतना आया था, और बाद में आप भी ऐसा कर सकते हैं, आप इससे ज्यादा अंक लेकर आ सकते हैं, आप ज्यादा अचीव कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, वहां उपलब्धि प्रेरणा की वृद्धि हेतु वो बात की जा रही। ठीक है ना, समझ कर प्रश्नों को किया करो भाई, ऐसे तो चले जाएंगे हम। उपलब्धि आवश्यकता किस प्रकार का अभिप्रेरक है, उपलब्धि आवश्यकता किस प्रकार का अभिप्रेरक है, आपसे ये पूछ रहा है। आपका ध्यान पेपरों पर नहीं होकर कहीं अन्य मत लगाओ, एक जगह अपने दिमाग को फोकस कर लो कि इतनी बड़ी भर्ती कभी भी दोबारा नहीं आनी है, और यहाँ ध्यान केंद्रित कर दो। मैंने कहा सब मोह माया है, कोई किसी का नहीं है इस जगत में, ये सब झूठे नाते हैं, इन नातों का क्या ध्यान कर लो, अच्छी तरह से समझ जाओ, कोई किसी का नहीं है। दिमाग में क्यों तुम्हारे ये बर्डन है, अरे तुम लगोगे तभी हमारा काम चलेगा। हम तो ये चाहते हैं आप सभी लगो। कोई टीचर कभी भी अपने बच्चों को असफल होता हुआ नहीं देखना चाहता। जिस प्रकार एक माता पिता अपनी संतान को प्रेम करते हैं, उसी प्रकार एक टीचर भी प्रेम करता है अपने बच्चों से कि वो सफलता की तरफ बढ़े, उनकी सब दुख व्याधा हम हर लें।
उसी प्रकार हम भी चाहते हैं हमारे सभी बच्चे लगें। तो भाई क्यों दिमाग खराब कर रहे हो? अपना ध्यान किताबों में रखो, अन्य मत लगाओ। बार बार कह कह के मैं तो थक गया आपको। ठीक है, चलिएगा। यहां देख रहे हैं उपलब्धि। उपलब्धि कहाँ आती है? उपलब्धि हमेशा गिनाई जाती है। ठीक है, समाज में कोई भी अच्छा कार्य किया, फलाना सिंह का लड़का ये काम करता है, भाई ये हो गया, तो देखो उपलब्धि हमेशा ही गिनाई जाती है। जैविक तो होती नहीं, जैविक नहीं है तो प्राथमिक भी नहीं है, और असामाजिक हो ही नहीं सकती, तो समाज में गिनाई जाती है। कितना एजुकेशन था? इसका 3 नंबर राइट आंसर है। चलिए, निम्नांकित में से कौन सा अभिप्रेरित व्यवहार का लक्षण है? ठीक है, क्या पूछा है? अभिप्रेरित व्यवहार का लक्षण है हृदय गति में परिवर्तन। ठीक है, गैर सुसंगत व्यवहार, व्यवहार में दिशा और प्रबलन। ये देख लेना, अभिप्रेरित व्यवहार का लक्षण है। लक्षण की बात आपसे कर रहा है। बताइएगा। बिल्कुल 13 नंबर का उत्तर क्या होगा? थोड़ा सा भी प्रश्न नहीं पढ़ते, पहले उत्तर देने का प्रयास में। अरे भाई क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा अभिप्रेरित व्यवहार का लक्षण है? यानी मोटिवेशन यहाँ इसमें से कौन सा हुआ है? हृदय गति में परिवर्तन मोटिवेशन थोड़ी है, शारीरिक क्रिया है। गैर सुसंगत व्यवहार या मोटिवेट थोड़ी हुआ है वो। अगर वो अच्छा व्यवहार करता तो मान सकते थे कि वो मोटिवेट हुआ है। फिर क्या कह रहे हैं? व्यवहार में दिशा, और उसने अपने व्यवहार को बदल दिया है। बिल्कुल ये मोटिवेट हो गया। ये एक व्यक्ति गलत काम करता था, मोटिवेशन सुना, ये अच्छे वर्क पर करने लगा, यानी व्यवहार में क्या हो गई? दिशा में परिवर्तन हो गया, यहाँ वो मोटिवेट हुआ है। तो इसका 3 नंबर राइट आंसर। आगे जाने की आवश्यकता ही नहीं। परवलन, परवलन क्या होगा? पुनर्वलन की तो बात ही नहीं कर रहा, व्यवहार की दिशा में परिवर्तन होता है व्यवहार में, तो यहाँ पर पुनर्वलन तो अपन काट देंगे। परवलन रेनफोर्समेंट जो है ये अपन इसको नहीं करेंगे। मानव आवश्यकताओं का पदानुक्रम का सिद्धांत किसने दिया? बहुत बढ़िया प्रश्न है। और देखो, आवश्यकता के सिद्धांत की बात करें तो ये दिया था मैस्लो ने। किसने दिया है? मैस्लो ने। अब्राहम एच मैस्लो ने दिया था। ये रहा। इसने कितने पद बताए थे बेटा? 5 बताए थे। कौन कौन से? इन्होंने डायग्राम से स्पष्ट किया था। 1 2 3 4 और 5। सबसे पहले आती है आपकी दैहिक आवश्यकता, यानी दैहिक आवश्यकता का अर्थ हो गया जैविक आवश्यकताएं, जिसमें आपकी भूख, नींद, काम जो था ना, सब मलमूत्र त्याग। 2 नंबर में आती है सुरक्षा, सुरक्षा की आवश्यकता। 2 नंबर में आदमी को क्या चाहिए? सुरक्षा चाहिए। फिर उसे क्या चाहिए भाई? उसे चाहिए मकान बन, भूख मिट गई, मकान बन गया। अब उसे क्या चाहिए? प्रेम चाहिए। तो यहाँ आएगा आत्मीय, क्या आएगा? आत्मीयता की आवश्यकता। अब उसे प्रेम करना वाले। फिर वो चाहिए इज्जत चाहिए उसे, तो फिर आएगा सम्मान की आवश्यकता। और 5वां आ जाएगा आत्म सिद्धि। और आत्म सिद्धि का अर्थ है, ये सिद्धांत अब्राहम मैस्लो ने दिया है, आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत। ये ध्यान रखना है, ऐसे ही क्रम आपको ध्यान रखने हैं। ये 2 आवश्यकताएं निम्न मानी गई हैं। ठीक है, क्योंकि ये आवश्यकताएं तो पशुओं में भी होती है, तो इसीलिए निम्न आवश्यकताओं के अंतर्गत ये आती है। तो यहां आपका ध्यान रखना, मैस्लो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, ओके। चलिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सभी मैस्लो के आवश्यकता सिद्धांत से संबंधित है, सिर्फ एक को छोड़कर। अभी बता के गया हूं, अब आप इसका गलत उत्तर दे। आत्म सिद्धि यानी खुद को सिद्ध करना, अपनी आप क्या हैं, आप किस लिए इस संसार में, इस चीज को खुद को सिद्ध कर देना, यह आपका क्या कहलाएगा? आत्म सिद्धि। बताओ भाई, ये सिद्धांत अब्राहम मैस्लो का आत्म सिद्धि के नाम से भी जाना जाता है। तो यहां बता रहा है, पूछ रहा है कि 3 तो उसके पद हैं, चौथा नहीं है, तो कौन सा नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है। 15 नंबर में अभी मैंने बताया आत्म सम्मान की आवश्यकता 3 नंबर पे आती है, अभी बताया था। शारीरिक आवश्यकता 1 नंबर पे है, ये 2 पे है, ये 3 पे है। परंतु मैंने भगवान के गुण की कोई बात ही नहीं की, आध्यात्मिक आवश्यकताएं होती नहीं। 4 पे आपकी आ जाती है सम्मान की, सम्मान रिस्पेक्ट, और 5 पे आ जाता है आत्म सिद्धि, यानी खुद को सिद्ध करना। ये लो, ओके। चलिएगा, बार बार ये प्रश्न पूछकर हम आपको परेशान नहीं करना चाहते। ठीक है जी, चलिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके सामने रख रहे हैं मैस्लो के, अभी मैंने बताया है, इसका उत्तर आप बता दीजिएगा। 16 नंबर का उत्तर क्या होगा आप खुद बताइएगा। 16 नंबर का उत्तर, आराम से इस प्रश्न का उत्तर दें आप। 16 नंबर का उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सभी का राइट आंसर अभी बता के गया था, सबसे ऊपर आत्म सिद्धि आती है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। आत्म सिद्धि राइट आंसर। अब भाई ये कौन है? पूनम बादू कौन है ये? जब उत्तर बता दिया फिर भी गलत कर रही है, हद है बेटा। क्लास में ध्यान है ही नहीं आपका, कहाँ है ध्यान? बिल्कुल। ये प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद यानी SCERT, स्टेट काउंसिल एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, जो है आपका उदयपुर में। कहाँ है ये? उदयपुर में। इसकी स्थापना आपसे पूछ रहा है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? मैंने आपको बार बार रटाया था कि 77 में इसका गठन होना शुरू हुआ, परंतु इसकी स्थापना आपकी 78 में होती है। तो ये आपको मैंने रटाया भी था, 78 11 नवंबर 1978। अभी जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ वहां से ये प्रश्न पूछ लिया गया था, तो ध्यान रखिएगा। 17 का 1 नंबर है, 17 का 1 नंबर है। कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है गुरुजी, हम पढ़ लेंगे। वाह भाई, ये हौसला हमें चाहिए। बिल्कुल मिल जाएगा, हौसलों से ऊंची कोई उड़ान नहीं होती। RSCRT की स्थापना किस समिति की सिफारिश पे की गई है? अभी मैंने इसका हिंदी नाम बता दिया है। अब RSCRT की स्थापना की बात आपसे वो पूछ रहा है, और ये प्रश्न भी बहुत बार पेपरों में पूछा जा चुका है, तो इस प्रश्न का आंसर आप सभी फटाफट देंगे, समय नहीं लगाएंगे। हाँ जी, बताइएगा किस समिति की सिफारिश पर RSCRT की स्थापना की गई थी और कब की गई थी? 11 नवंबर 1978 को की गई थी। और कहाँ है गुरुजी ये संस्थान? ये उदयपुर में है बेटा। इसके अंदर 9 विभाग कार्यरत हैं, ठीक है, और 6ठा विभाग जो है वो अजमेर में कार्यरत है। और अगर इसकी डिटेलिंग चाहिए तो आज आपको अंत में बताएंगे, और वैसे तो पूर्व की क्लास में मैंने डिटेल भी बताई है, फिर भी अगर आपको मैनेजमेंट यानी जो शैक्षिक प्रबंधन है वो चाहिए तो आपको क्लास के अंत में बताएंगे कि इसमें जो ये समितियां कैसे बनी थी। समय मिला? हाँ जी, तो लास्ट तक क्लास में बने रहिएगा। हाँ जी, सबका बिल्कुल ध्यान रखना। RC मल्होत्रा समिति, इसका जो स्थापना की गई, इस समिति की सिफारिश पर यह स्थापना की गई थी, यह आपको ध्यान रखना है। 19 नंबर। RSCRT का पूरा नाम क्या है भाई? अब यहाँ मेरे वाला फॉर्मूला मत लगा देना, यहाँ मेरे वाला फॉर्मूला काम नहीं करेगा, क्योंकि ये एक संस्थान है और जो कोई भी योजना आएगी ना, योजनाओं में आपको फोर वाला ऑप्शन सही करना है। कोई भी योजना का अर्थ होता है कि वो जनता के लिए बनाई गई है, और ये एक संस्थान है, ये एक संस्थान है, स्वायत्त शासित संस्था है जो अपना भरण पोषण खुद करती है। तो यहाँ इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ देने का प्रयास आप सभी करेंगे। इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा रही है RSCRT की, तो बताइएगा इसकी फुल फॉर्म। अब तो इसका नाम भी बदल दिया गया है, मैं बताऊंगा कब बदला गया आगे प्रश्न के रूप में, तो ध्यान रखिएगा। इसका है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसका 3 नंबर राइट आंसर है प्यारे बच्चों, इसका 3 नंबर राइट आंसर है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ये एक संस्था है, तो यहाँ ऑफ आ गया। और अगर कोई भी योजना आ जाए, फ्लैगशिप योजना है, तो उनमें ध्यान रखना आप 4 वाला ऑप्शन बिना पूछे टिक कर देना। ये मेरे को आता नहीं है, तो भाई तेरे को क्या आता है? RSCRT यानी RSCRT पुराना नाम है कि क्या क्या कार्य है, या आपसे वो कार्य के बारे में पूछ रहा है। एक प्रश्न आपको कार्यों का भी आना चाहिए, तो हो सकता है ये प्रश्न आपको रामबाण सिद्ध हो जाए कि शिक्षा में शैक्षिक तकनीकी, अभी बताया था ये 6ठा जो पार्ट है शैक्षिक तकनीकी वाला अजमेर में कार्यरत है, ये 6ठा संभाग है, 6ठा प्रभाग जो है ये अजमेर में कार्यरत है। 9 संभाग टोटल हैं इसमें। और नवाचारों में गतिविधियों को लागू करना, बाल विकास, ये सही है,
बाल विकास, विज्ञान मेले, विज्ञान प्रदर्शनी और कैरियर डे का आयोजन करना। बिल्कुल ध्यान रखना, आपको वो ऑप्शन में बना के दे सकता है कि RSCRT निम्न में से किसका आयोजन करती नहीं है। तीन ऑप्शन ये दे देगा, एक तो दे देगा कैरियर डे, एक आपको दे देगा विज्ञान प्रदर्शनी और एक दे देगा विज्ञान मेले। ठीक है, और चौथा ऑप्शन ये बाल विकास है। ये ध्यान रखना, ये प्रश्न आपके सामने पड़ा है, अगर ये गलत मत कर देना, अच्छी तरह से याद रखना है। शिक्षण प्रक्रिया में नए नए अनुसंधान, खोज और प्रयोगों का स्थापित करना, बिल्कुल ये सभी राइट आंसर है। तो ये बाल विकास के क्षेत्र में भी काम करता है RSCRT आपका, आपके विज्ञान मेलों का आयोजन करता है, विज्ञान की प्रदर्शनी भी लगाता है और कैरियर डे का आयोजन भी करता है। ये चारों ऑप्शन इसके राइट हैं। तो ये प्रश्न आपका सीधा सीधा मैं इसे एक लाइन से बना सकता था, परंतु इसीलिए मैं यहां लेके आया कि 3-4 बातें आपको याद हो जाएं। ठीक है सर, इसी प्रश्न को इसी संदर्भ में आगे बढ़ाते हैं। RSCRT को, RSCRT का नाम बदलकर SECRT कब किया गया? बहुत बढ़िया प्रश्न है भाई, कि पहले इसका नाम क्या था? यहाँ सी, ये देखो एक सी बदला है, ई कर दिया, ठीक है ना। तो अब इसको RSCRT था, तो इसको कब किया गया, कब नाम बदला गया है, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। 1 मिनट के लिए आप इसका उत्तर दीजिए। इस प्रश्न को थोड़ा सा मुझे करना पड़ेगा सही। ये सी यहाँ है बेटा और ई है ये, ठीक है ना। ये सी किया गया है आई की जगह, ठीक है। तो कब किया गया है ये प्रश्न आपको देखना है, कब किया गया है। आगे सारों के जवाब जितने आने थे देख लेते हैं। 14 अगस्त, ये लो अगस्त 2018, 14 अगस्त 2017, ठीक है, 14 अगस्त 2019, 14 अगस्त 2020। तो ध्यान रखना, यानी इसमें ये चीज तो कॉमन है, 14 तो सेम कॉमन दे दिया, यानी 8वां महीने की बात कर रही है, 8वां सब में कॉमन है। दिक्कत यहाँ आएगी, आपके दिक्कत है यहाँ आएगी। तो देख लो भाई, 8 में ये जोड़ के देखो, 8 और 7 है 15, इसमें जोड़ के देखो 8 और 9 17, और 8 और 0 8 ही हो गया। और यहां जोड़ के देखो 8 और 8 कितने होते हैं 16, और मैंने कहा था राजस्थान में 16 का आंकड़ा याद रखना रहा है, ठीक है। तो 1 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताया था। हाँ, ऑफलाइन वालों को तो मैंने इतना अच्छी तरीके से बताया था कि ये आंकड़े ऐसे निकाले जाते हैं। निम्न में से कौन सा कार्य SCRT का नहीं है? प्रशिक्षण देना, सामग्री निर्माण, शोध व अनुसंधान, जिला शैक्षिक संदर्भ संस्था के रूप में कार्य करना, कि यहां से कौन सा नहीं है? बहुत ही बढ़िया। ये एक बालिका गुलाबो बैसा कह रही कि एक आप ही साइको के टीचर हो जिनका पढ़ाया हुआ समझ आता है, ठीक है। तो बहुत बढ़िया बात है, हमारा समझाया और समझ में आता है, पेपर में करके आओगे तब पता चलेगा। और हम चाहते हैं पेपर में आपका सिलेक्शन हो, इसीलिए अच्छा पढ़ें, अच्छा लिखें। बिल्कुल बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो RSCRT का काम क्या है? प्रशिक्षण ट्रेनिंग देता है, बिल्कुल देता है गुरुजी, सही बात है। सामग्री का निर्माण करता है कि किस प्रकार की सामग्री हमें स्कूलों के अंदर निर्माण करानी है, शोध व अनुसंधान करता ही है। तो क्या नहीं करता, पूछ रहा है। हाँ, जिला शैक्षिक और संदर्भ संस्था के रूप में, डाइट्स के रूप में कार्य नहीं करता। यहाँ डाइट्स इसके लिए सहायक बनाई गई है, डाइट, ठीक है, डाइट्स बनाई गई है, ये अलग संस्था है। तो ध्यान रखना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, 4 नंबर। चलिएगा नेक्स्ट 23 नंबर, RSCRT का आदर्श वाक्य क्या है? RSCRT का आदर्श वाक्य आपसे पूछा जा रहा है और इसका राइट आंसर प्रेम से हंसी। 23 नंबर का राइट आंसर दो। परमा
बेनीवाल कह रही है कि थैंक्स सर, आप हमारी हेलो करो। हेलो क्या होता है? बिल्कुल आपकी हेलो हमें स्वीकार है। हम आप सभी को आशीर्वाद देते हैं कि आप जल्द से जल्द नौकरी लगो बेटा। चलिएगा, आरएससीआरटी का आदर्श वाक्य है क्या है? तुक्के मारने बंद कर दें, तुक्के नहीं मारने। हाँ, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है। सिद्धि भक्ति कर्मजा, ये BSER अजमेर का आपका क्या है? आदर्श वाक्य है। अजमेर बोर्ड का लोगो है जिसमें विजय स्तंभ है, ऊपर लिखा हुआ है ऐसे, श्रीमती भक्ति कर्मजा। फिर आगे दिया है अद्भुत दो समन से सखाए, बिल्कुल यही है इसका, आरएससीआरटी का यही है। अरे इससे याद कर लो, आरएससीआरटी कहाँ है? उदयपुर में है गुरुजी। कहाँ है? उदयपुर में। और उदयपुर में देखो उदय, इतना मिल गया, इतनी हिंट तो आपको याद होनी चाहिए थी। सब बढ़े सब पढ़े, ये तो आपकी शिक्षा वाणी वाला है। सबका साथ सबका विकास, ये तो मोदी जी का नारा है ना? तो ये आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा तो कॉमन सेंस यूज किया करो भाई, कहाँ कहाँ घूम रहे हो तुम, पता ही नहीं चल रहा। आरएससीआरटी का कौन सा विभाग अजमेर में स्थापित किया गया? ये लो भाई, ये प्रश्न मैं अभी बता के गया हूं और इस प्रश्न का आंसर फटाफट देंगे भाई। कौन सा विभाग है जो अजमेर में कार्यरत है? बताओ प्यारे बच्चों, अजमेर में कौन सा विभाग है कार्यरत है? हाँ, एक बालक ने उस दिन कहा था कि गुरुजी 6 विभाग हैं, मैं चैलेंज देता हूं कि 9 विभाग करके दिखाओ। तो आरएससीआरटी में फोन करके पूछ लीजिएगा कि आरएससीआरटी में कितने विभाग हैं। बिल्कुल 9 उसका राइट आंसर है। हो सकता है कुछ विद्वान जो साथी है उन्होंने इधर उधर से डाटा उठा के कोई किताब छाप दी हो। 9 विभाग हैं और पूरा का पूरा डिटेल से आपको बताया था कि 9 विभाग कहाँ कहाँ है, कौन से कमरे में कौन सा विभाग है, यहां तक कि हम आपको बता देंगे। क्योंकि इस फील्ड के अंदर हमारे बड़े भाई साहब ने काम किया है आरएससीआरटी में, तो हमें एक एक जानकारी है इस चीज की। बिल्कुल, चलिएगा, इसका राइट आंसर है शैक्षिक आयोजन व प्रशासन विभाग। शैक्षिक आयोजन व प्रशासन विभाग इसका राइट आंसर होगा। 24 नंबर का राइट आंसर ये होगा। ठीक है बेटा, चलिए आज का अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। चलिएगा, ये लो, अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान में राज्य शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद का कार्य नहीं है। ठीक है, आरएससीआरटी का कार्य वो आपसे पूछ रहा है, इसमें से कौन सा आरएससीआरटी का कार्य नहीं है? ठीक है, कौन सा कार्य नहीं है? तो देखो फिर कौन सा नहीं है। शिक्षकों को सेवापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान करना, शिक्षकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करना, प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शिक्षा संबंधित पाठ्यक्रम का निर्माण करना, राज्य स्तरीय विज्ञान मेले का आयोजन करना। ये लो, ये तो मैंने अभी पढ़ के गए थे, विज्ञान मेले का आयोजन तो ये करती है। फिर है प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शिक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम का निर्माण भी आरएससीआरटी करती है। छापने का काम जयपुर बोर्ड आपका पुस्तक मंडल है वो करता है। शिक्षकों को सेवाकालीन, बिल्कुल ट्रेनिंग देने का काम भी यही करती है। शिक्षकों को सेवा पूर्व यानी सेवा से पूरे बीएसटीसी ये नहीं करवाती भाई, बीएसटीसी करवाने का काम इसका नहीं है, बीटेड करवाने का काम इसका नहीं है। तो इसका 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ये 1 नंबर इसका राइट आंसर है। बिल्कुल आपके समझ में आ गया होगा। हाँ जी, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब मैंने कहा था कि हम आरएससीआरटी की बात कर रहे हैं, तो ये बात आप थोड़ा सा इसको कान लगा के देख लो भाई।